हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन बैंकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस के बारे में। मेंस में कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सा स्टडी रूटीन मैंने फॉलो किया था जिससे कि मेरे सारे मेंस क्वालिफाई हो गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात बता दूं, मेंस निकालना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मेंस निकालना काफ़ी इजी है। मेंस लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मानती हूँ मैं। मतलब उसका पेपर जो होता है, उसका जो एग्ज़ाम होता है मेंस का, स्पेशली IBPS पीओ और SBI पीओ का, बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। बट अगर हमें क्वेश्चंस की समझ हो कि हमें कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है, कौन सा स्किप करना है, हमें अच्छे से नॉलेज हो, हमें हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, तो हम बहुत इजीली मेंस निकाल सकते हैं। तो इसी इजी कॉन्सेप्ट से, इजी स्ट्रैटेजी से मैंने अपने मेंस निकाले हैं। तो यही इजी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले तो ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर किए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किए तो जाके एक बार 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लीजिए। उससे आपको ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएंगी। और साथ ही साथ आपको रीडिंग भी स्टार्ट करना है। अब अगर आपको मेंस निकालना है तो आपकी इंग्लिश की पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप अभी से अगर स्टार्ट करोगे तो आपकी इंग्लिश की पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपको मेंस में हेल्प करेगा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो अगर आपका अगर रीजनिंग वीक है तो आप इंग्लिश, अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप मेंस इजीली निकाल सकते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो आपको ग्रामर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बेसिक लेवल का ग्रामर अगर भी आता है थोड़ा बहुत तो भी चल जाएगा। एकदम एडवांस लेवल का ग्रामर नहीं आया तो भी चल जाएगा, बट ग्रामर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ आपको डेली रीडिंग करना है, न्यूज़पेपर रीड करना है डेली का। न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आते हैं वो आपको अच्छे से रीड करने हैं डेली बेसिस पे। उसमें जो वर्ड्स आते हैं वो आपको कॉपी में लिख के रखने हैं, रोज वो वर्ड्स भी रिवाइज करने हैं। साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रोज न्यूज़पेपर आपको पढ़ते जाना है। इससे आपका रीडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके रीडिंग पे भी बहुत अच्छी पकड़ आ जाएंगे। तो इसमें आपको RC के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी। जब आप RC पढ़ोगे तो आपको जल्दी से जल्दी वो समझ में आ जाएगा और आप उसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो रीडिंग आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रीडिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रीडिंग के आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला है। साथ ही जब आप रीडिंग और ग्रामर सब करोगे उसके बाद आपको मॉक्स देने हैं, सेक्शनल मॉक्स देने हैं, मेंस लेवल के मॉक्स देने हैं। साथ में मेंस लेवल के क्विजेस या मेंस लेवल के कोई भी क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हो। जैसे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि इंग्लिश के मेंस लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेंस लेवल के। वो भी आपको सॉल्व करने हैं, मॉक्स भी लगाने हैं और मॉक्स का एनालाइज भी करना है एंड में, ताकि आपको पता चले इंग्लिश में आपका कौन सा सेक्शन वीक है और आप उसके ऊपर और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। इंग्लिश में बहुत कुछ होता है, फाइंड द ईरर होता है, पैराजम्बल होता है, स्वैप वर्ड होता है, RC होता है, बहुत कुछ होता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में कुछ वीक है तो बाकी का जो भी स्ट्रॉन्ग है उस पर भी फोकस करो। इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो कि आपको हेल्प करेगा मेंस निकालने के लिए। तो इंग्लिश में ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, रीडिंग करो, ग्रामर करो और साथ में ही डेली एक छोटा सा क्विजेस या मॉक्स लगाना चालू कर दो और साथ में उसको एनालाइज करो। ये सब आपको प्री के साथ ही करना है। और प्री और मेंस में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ लेवल का फ़र्क होता है। बाकी सिलेबस वही होता है, क्वेश्चंस वही होते हैं, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है। तो ये सब आप जब प्री करोगे, साथ ही साथ आप थोड़ा थोड़ा मेंस करोगे, मतलब रोज़ एक आध वीडियो देख लिया मेंस लेवल का या कुछ कर लिया, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही आपका मेंस लेवल का प्रिपरेशन प्री के साथ ही हो जाएगा। तो ये तो हुआ इंग्लिश की बात। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं हम, क्वांट पे। तो क्वांट में सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट DI ही होती है, जो कि अर्थमेटिक बेस पे आती है। अब अगर आपने प्री में अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप मेंस की अर्थमेटिक की DI नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अभी भी अपनी अगर अर्थमेटिक का सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो जल्दी से आप
प्री लेवल का अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट कर लो। और जब आप अर्थमेटिक का सिलेबस कंप्लीट करोगे प्री लेवल का, उसी वक्त आप थोड़े से हाई लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे एक एक आपने जो अर्थमेटिक का टॉपिक लिया तो उसी के आपको हाई लेवल क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखना है, तो इससे आपका मेंस लेवल भी अपने आप हो जाएगा। अर्थमेटिक के ऊपर ज़्यादा डीआई पूछी जाती है, तो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोबेबिलिटी पे डीआई आती है और वो इतनी भी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इजी होती है प्रोबेबिलिटी की डीआई। तो अगर आपने अर्थमेटिक में प्रोबेबिलिटी छोड़ा है तो एटलीस्ट उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ताकि अगर मेंस में आपकी प्रोबेबिलिटी पे डीआई आए तो आप उसे स्किप ना कर पाओ, आप उसको सॉल्व करो और वो 3-4 मार्क्स के ऊपर डीआई आती तो वो आप मार्क्स ले पाओ, क्योंकि मेंस में 3-4 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर आपका कॉन्ट्स बहुत ज़्यादा वीक है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिसलेनियस पे भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि मिसलेनियस में इतना बहुत सब कुछ आता है, कॉन्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मेंस लेवल पे, तो उसका मिसलेनियस में भी आप पेपर निकाल सकते हो। मैंने मिसलेनियस के भरोसे ही पेपर निकाला है और साथ में एक प्रोबेबिलिटी की डीआई आई थी उसके भरोसे, एसबीआई का पेपर मैंने इसी भरोसे निकाला है। मेरा कॉन्ट बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, मीडियम लेवल पे है। तो मैंने जितने ज़्यादा हो सके मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसके बाद एक डीआई सॉल्व की थी। तो कॉन्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप रोज़ प्रैक्टिस करो, जैसे कि अर्थमेटिक बेस की एक डीआई रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ अर्थमेटिक के जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कॉन्ट के मिसलेनियस के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज वगैरह आती है हाई लेवल की, उसे सॉल्व करो। और हाँ, आपको ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो के साथ साथ ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। वीडियो देखते वक्त जब हम सॉल्व करते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगता है, मुझे बहुत इजी लगता था जब मैं वीडियो के साथ साथ सॉल्व करती थी। लेकिन जब हम खुद से सॉल्व करते हैं ना तब हमें लेवल पता चलता है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको वीडियो ही देख रहे हो और उसी के साथ सॉल्व कर रहे हो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तो जब हम खुद से सॉल्व करते हैं ना तो लेवल कुछ और होता है। तो हमें खुद से ही रोज़ एक डीआई एटलीस्ट उठा के सॉल्व करनी है। अर्थमेटिक की डीआई, अर्थमेटिक बेस्ड जो डीआई आती है वो एटलीस्ट रोज़ की एक सॉल्व करनी है। अर्थमेटिक के हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मिक्स में, और मिसलेनियस जो हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करने हैं। ये आपको प्री के साथ ही करना है। कॉन्ट के प्री को 1 घंटा और कॉन्ट के मेंस को 1 घंटा, ऐसे आपको 2 घंटा डिवाइड करना है कॉन्ट के लिए। अगर आप रोज़ एक अर्थमेटिक की डीआई सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा, मेंस लेवल के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। नहीं भी अगर आपका डीआई नहीं भी जमता है एग्ज़ाम में, तो भी आप अपने मिसलेनियस जब सॉल्व करोगे तो उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके जब आप करते हो ना तभी आपकी मेंस की तैयारी होती है। तो आपको अभी से ही थोड़ा थोड़ा रोज़ सॉल्व करके देखना है, तभी आप मेंस के लिए तैयार हो पाओगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं रीजनिंग। अब रीजनिंग बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, मेरा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन स्ट्रॉन्ग तो था। मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाती थी। और रीजनिंग में भी आपको यही करना है, रोज़ एक पजल सॉल्व करके देखनी है। वीडियोस के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको वीडियो को पॉज करके आप पहले पजल सॉल्व करो, उसके बाद ही आप वीडियो का मतलब सॉल्यूशन देखो। अब रीजनिंग में भी मेंस में बहुत कुछ आता है, जैसे पजल्स आती है, मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, इनपुट आउटपुट आता है और क्रिटिकल रीजनिंग आती है। तो पजल्स तो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, तो उसका आपको डेली बेसिस पे ही प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ आप इनपुट आउटपुट का भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो 5 मार्क्स के लिए आता है और बहुत ईजी लेवल होता है, क्योंकि वो हमें सिर्फ हमारे दिमाग के ऊपर है कि जितना हम दिमाग लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम अपने आप को एक्सपांड करेंगे दिमाग को, उतना ज़्यादा हम अच्छे से रीजनिंग में परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपको वही करना है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इनपुट में भी हेल्प होते जाएगा। इनपुट आउटपुट की भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो और पजल्स रोज़ एक ही सॉल्व करो, ज़्यादा सॉल्व नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। और साथ ही साथ आपको मेंस का जो सेक्शनल है वो तो मॉक लगाना है। मेंस का भले ही आप डेली में पूरा मॉक मत लगाओ, क्योंकि वो 3 घंटे का होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो सिर्फ हफ्ते में 1 ही बार लगाना है आपको, लेकिन सेक्शनल मॉक आपको लगाना है।
तो रीजनिंग में यही है, रोज एक पजल सॉल्व करके देखो, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन करके देखो। क्रिटिकल रीजनिंग एक थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर का क्वेश्चन बोल सकते हो उसको, थोड़ा अपना सेंस यूज करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ता है उसमें। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था क्रिटिकल रीजनिंग, बट उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग को हाथ ही नहीं लगाया था मेंस में, क्योंकि मुझे वो उतना ज़्यादा मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस भी नहीं की थी और मैंने कभी उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करके नहीं देखे थे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो शायद क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ईजी जाएगा, क्योंकि वो बहुत मतलब कम टाइम में आपको मार्क्स देता है, तो इसीलिए आप क्रिटिकल रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में आपको मार्क्स क्विजेस ये सब तो लगाना ही रीजनिंग में। मैं तो यही कर रही थी कि रोज़ एक मेंस लेवल की पजल सॉल्व करके देखती थी, साथ में इनपुट आउटपुट करती थी, और मिसलेनियस में जो भी रहते छोटे मोटे वो तो प्री लेवल में आप करते हो प्रैक्टिस, तो उसका उतना कुछ हेडेक नहीं होता है। वो भी मेंस लेवल में भी थोड़ा सा हाइट करके आता है, बाकी उसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाते हो। तो जितना ज़्यादा आप प्री में प्रैक्टिस करोगे उसी से आपका मेंस भी इजीली निकल जाएगा। तो यही सब करना है आपको रीजनिंग में। लास्ट हम आते हैं जीए पे। तो जीए आपको क्या करना है कि जैसे आपका अभी एग्ज़ाम है अक्टूबर में, तो आपको अक्टूबर से लेके लास्ट 6 मंथ्स का आपको पढ़ना है। तो लेकिन आपको रिवर्स बेस में पढ़ना है। जैसे आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो आप क्या करो कि पहले अक्टूबर पढ़ लो, फिर उसके बाद अक्टूबर के पहले सितंबर, फिर अगस्त, ऐसे करके 6 महीने का आपको रिवाइज करना है रिवर्स बेस पे। अगर आपने अभी से नहीं किया है तो, और अगर आपने अभी से स्टार्ट कर दिया, जैसे अप्रैल से ही आपको स्टार्ट करना था, तो अगर आपने अभी से स्टार्ट किया है तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बाद में सिर्फ आपको रिवाइज करना रहेगा। और जब आपका एग्ज़ाम रहता है उससे लेके 3 मंथ का ज़्यादा आपको फोकस करना है उस 3 मंथ पे। उस 3 मंथ को आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि उसी 3 मंथ से ज़्यादा सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जी आपको डेली बेसिस पे करना है। एक तो वीडियो सोर्स हो गया, आपको डेली कोई भी टीचर का वीडियो देखना है डेली करंट अफेयर्स के लिए, साथ में उसके नोट्स बनाते जाने हैं। उसके बाद आपको वीकली रिवाइज भी करना है पीडीएफ से, उसके बाद आपको मंथली रिवाइज भी करना है। ऐसे ही आपका करंट अफेयर्स कवर होगा। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका मतलब वो करंट अफेयर्स का सेक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, पहले जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना कोई भी पीडीएफ उठा के, तो हमें बहुत बोरिंग लगता है, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं आ पाता है और हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, और ऊपर से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट अगर आप जैसे जैसे रोज़ पढ़ते जाओगे ना, तो आपका टाइमिंग कम होते जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ते जाएगा। अब करंट अफेयर्स ऐसा सेक्शन है कि उसमें बहुत ज़्यादा डीपली भी पढ़ना पड़ता है। बिना डीपली पढ़े अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो तो आपका करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि हमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका आइडिया नहीं होता है। तो आपको करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने हैं और डेली के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, साथ ही पीडीएफ। और उसके बाद जब आप मंथली पीडीएफ्स पढ़ने के बाद उसके बाद आपको उसके एमसीक्यू बेस्ड मॉक्स लगाने हैं, उसके मॉक्स लगाने हैं, उसके क्विजेस लगाने हैं, या फिर कोई पीडीएफ हो एमसीक्यू बेस्ड तो वो लगानी है। ऐसे से आपका जो करंट अफेयर्स है वो रिवाइज होते जाएगा। साथ में ही आपको बैंकिंग अवेयरनेस को भी लेके चलना है। थोड़ा बहुत आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना है, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस से भी मेंस में क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी लेके चलना है। आपको यूट्यूब पे बैंकिंग अवेयरनेस की फ्री क्लासेस मिल जाएंगे। कोई भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं, सेम ही पढ़ाते हैं, कोई सेम ही कंटेंट होता है, बस पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे पढ़ लो। और जीए के लिए बस यही था। जीए को आपको बस रोज़ डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। अब लास्ट हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर। तो डिस्क्रिप्टिव में ये है कि जो आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, जो रीडिंग कर रहे हो, वही आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगा। वही आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव में ऐसे लिखने में हेल्प करेंगी। तो डिस्क्रिप्टिव तो आपको इंग्लिश का जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो मेंस के लिए, उसी में आपका ये तैयारी हो जाएंगी इससे की। साथ में आपको अगर लेटर्स के लिए चाहिए तो मैंने हिमेशा मैम की एक किताब आती है जो डिस्क्रिप्टिव के लिए है, उससे मैंने लेटर और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी की थी, तो आप उससे कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आप जितना पढ़ोगे, आप अपने कॉमन सेंस से जितना लिख सकते हो उतना ही आप मतलब वहाँ पर टाइप करना रहता है।
तो आपको जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा नॉलेज आएगी और आप हर टॉपिक के ऊपर अपने वर्ड्स में कुछ लिख पाओगे। तो बस डिस्क्रिप्टिव के लिए इतना है और ये मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी है, आपको अच्छी लगी होंगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।